आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अच्छा, एक सेकंड, आप थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करो, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। ध्रुव, टेस्ट जो है, टेस्ट एक्चुअली आपने टेस्ट दिया ही नहीं था, तो मैं डिस्कस क्या करूँ उसको। स्टिल नेक्स्ट क्लास जो हमारी सैटरडे को होगी, सैटरडे को हम एक डाउट्स क्लास रख लेंगे। और इन केस मैंने वैसे तो व्हाट्सएप पर ग्रुप पर टेस्ट भेज दिया था लास्ट संडे का, किसी ने सॉल्व नहीं करा, तो जिसको थोड़े बहुत उसमें डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं, और जो उसको नॉर्मल चैप्टर में डाउट है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सैटरडे रखते हैं वो वाली क्लास। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे चैप्टर पर चलते हैं। मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। किस किस के स्कूल में हो गया ये वाला चैप्टर? किसी के स्कूल में भी नहीं हुआ? किसी के स्कूल में भी नहीं हुआ क्या? ठीक है, हमारे पास है तीन मेथड्स। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, मैं तीसरा मेथड भी लिखने वाला हूँ। आप लोग मेरे को बताओ, तीनों में से इम्पोर्टेंट या फिर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा काम कौन सा आता है? आपको क्या लगता है कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? सिर्फ गेसेस। और एक चीज़ और, ये तीनों से आंसर विल बी सेम। आंसर्स का मतलब क्या है? आंसर मीन्स सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आर सेम। तीनों मेथड से सॉल्यूशंस विल बी सेम। लिखी ने बोला नंबर 2 एंड आस्था ने बोला नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों में से इम्पोर्टेंट कौन सा है, तीनों ही साइमल्टेनियसली यूज होते हैं मोस्टली। किसी क्वेश्चन में ये यूज़ हो जाता है जिसमें इजी होता है, किसी क्वेश्चन में ये यूज़ हो जाता है, ये बहुत रेयरली यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा रहा हूँ कि हम किस किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और किसी को भी ये वाला इशू आ रहा है? मेरे यहाँ पर तो रजिस्टर पूरा आ रहा है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस को हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी तरीके से लिखते हैं a1 और a2 वाली फॉर्म में।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करा। उसके बाद स्टेप नंबर 1, कंसीडर करेंगे किसी भी एक इक्वेशन को। लेट से मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 ले ली, ठीक है, और उस इक्वेशन नंबर 1 को मैं इधर x इज इक्वल्स टू समथिंग या फिर y इज इक्वल्स टू समथिंग वाली फॉर्म में निकाल लूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने x वाली फॉर्म में निकाल लिया, जो मैं क्वेश्चन करूँगा। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, put the value of x या फिर y obtain in equation in step number 1 in equation number 2। हमने फर्स्ट स्टेप से x या y की जो वैल्यू निकाली थी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इतना क्लियर? स्टेप नंबर 3, solve the equation in step 2 to find the value of x और y। हमारे पास x या y जिसकी भी वैल्यू है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैलकुलेट करके, सॉल्व करके। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से जिसकी भी वैल्यू आई, लेट से यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई, पुट द वैल्यू इन एनी इक्वेशन टू ऑब्टेन अदर वैल्यूज। ठीक है, ध्यान से देखो, पहला स्टेप कि हमारे पास जो दो इक्वेशन है उसको या तो हम x इज इक्वल्स टू समथिंग में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर y इज इक्वल्स टू समथिंग में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, मान लो मैंने x इज इक्वल्स टू वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को, फिलहाल मेरे पास x की वैल्यू चल रही थी क्वेश्चन में, इस x की वैल्यू को मैंने जो स्टेप नंबर 1 में आई है उसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया। तो पूरा का पूरा मेरा क्वेश्चन हो गया इन टर्म्स ऑफ y। अब स्टेप नंबर 3 जो है उसमें मैं जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन बनी थी उसको सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद मुझे x या y में से किसी एक की वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, एक क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टेप्स एक एक करके समझ में आ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। um, 2x plus 3y is equal 3y is equals to 5। 4x minus 9y is equals to 20। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमको ए बी सी वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा अलग मेथड पर वर्क करता है।
यहाँ से मुझे बताओ, मैंने कंसीडर करी इक्वेशन नंबर 1। स्टेप मेरा क्या था स्टेप नंबर 1 में, कि मैं कोई भी एक इक्वेशन को कंसीडर करके उसको x या y की वैल्यू निकालूंगा। मैंने कंसीडर करी इक्वेशन नंबर 1 और वहाँ से निकाल ली वैल्यू ऑफ x, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। जल्दी से बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से चैट पे लिख के बताओ x की वैल्यू, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, पहले तो ये बताओ ये चीज़ समझ में आई, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ तक स्टेप समझ में आया नहीं आया? यस, बाकी स्टूडेंट्स? सिर्फ एक ही बच्चे को समझ में आया अभी तक? ठीक है, उत्कर्ष को भी आ गया, लिखित को भी आ गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप था कि यहाँ से हमने जो x की वैल्यू निकाली है इसको दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करी थी, अब मैं सेकंड में डाल रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2 है 4x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू डालेंगे 4, x की वैल्यू है 5 माइनस 3y होल अपॉन में 2, फिर माइनस 9y एज इट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 और 4 गेट्स कैंसल्ड, ऊपर आया 2 और 2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, बना 10 माइनस 6y माइनस 9y एज इट इज इक्वल्स टू 20। स्टेप नंबर 3 भी हमारा यही था कि स्टेप 2 में हमने जो इक्वेशन बनाई वैल्यू पुट करो एंड इसको सॉल्व करो। तो ये कितना बनेगा? 10 माइनस 15y इज इक्वल्स टू 20। ये 10 इस साइड जाएगा, कितना है? माइनस 15y इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 10 अपॉन 15, मतलब y की वैल्यू आ गई -2/3। कितना बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? हमारा स्टेप नंबर 3 तक हो गया, इतना समझ में आया? ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या था कि अब जो हमारे पास वैल्यूज आई इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में भी डाल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में भी डाल सकता हूँ, और ऊपर जो मैंने ये बनाया था ना कंसीडर इक्वेशन 1 करके, इसको अगर मैं 3 मार्क कर देता हूँ, मैं थर्ड में भी डाल सकता हूँ, जहाँ पर मन करे वहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 3। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। फिलहाल के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y होल अपॉन में 2। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 3, y की वैल्यू है -2/3 होल अपॉन में 2। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 और 3 गेट्स कैंसल्ड, माइनस एंड माइनस गॉट्स कैंसल्ड, सो रिमेनिंग पार्ट 5 प्लस 2 होल अपॉन में 2। कितना आ गया? 7/2। Therefore values
of x and y are -2/3 and 7/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ तक बताओ, जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। यहाँ तक जल्दी से बताओ। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि अब एक क्वेश्चन करो आप लोग। ये रही एक्सरसाइज 3.3 आप लोगों के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है सॉल्व करो इन लीनियर इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कभी कभार पेपर में डायरेक्ट मेथड आ जाता है कि इसी मेथड से करो, उसी मेथड से करो। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अप्लाई एनी ऑफ द थ्री, बट अगर क्लियरली मेंशनड है तो आपको यही मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसमें से आपको मुश्किल कौन सा लग रहा है? मुश्किल सा कौन सा लग रहा है इसमें से? फर्स्ट, उत्कर्ष। फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है। लिखी ने बोला पार्ट नंबर 5 रूट्स की वजह से। ठीक है, चलो आप लोग ऐसा करो, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान, आप लोग करो सेकंड पार्ट जल्दी से। आप लोगों के पास 5 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से करो। ठीक है, 4 के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे जो फिफ्थ वाला पार्ट है इजी सा है, रूट्स लगे हुए हैं, रूट्स का हमको कुछ करना नहीं है, सिंपल जैसे वैल्यूज हैं उसकी तरह लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 3.3। अच्छा डिसीजन था आप लोगों का। पार्ट नंबर 4 ही थोड़ा सा टिपिकल है। पार्ट नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब क्या बना? 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। यहाँ पर मैंने लिया एलसीएम। एलसीएम आया 10। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। तो 10 और 10 तो गेट्स कैंसिल्ड, बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। मैंने कर दिए डेसिमल्स ख़त्म और इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। इसमें भी देखो एक एक डेसिमल ही चल रहा है, तो 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल्स टू 23/10। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 4 और 10 को कैंसिल कर देते हैं, 5 और 10 को कैंसिल कर देते हैं, बट कैंसिल करने के बाद आप एलसीएम लेके और दोनों साइड पर कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो ऊपर वाले स्टेप की तरह यहाँ पर मैंने 10 एलसीएम लेके कैंसिल करा, बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। और इसको बॉक्स में डाल के हमने मार्क करा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे वही 4 स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 2 3 4। स्टेप नंबर 1 सेज दैट कोई भी एक इक्वेशन लो, तो मैंने कंसीडर करी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को कंसीडर करा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इस बार मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x। तो y की वैल्यू आ गई 13 माइनस 2x होल अपॉन में 3। और इसको मैंने मार्क करा इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट
स्टेप नंबर 2 सेज कि जो हमने स्टेप नंबर 1 में y की वैल्यू निकाली है उसको स्टेप इक्वेशन दूसरी में डालो। तो पुट y in equation 2। तो इक्वेशन नंबर 2 थी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 4x एज इट इज, 5 एज इट इज और y की वैल्यू 13 माइनस 2x होल अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 23। यहाँ पर लेंगे हम LCM। LCM आया 3, ये बना 12x प्लस यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स करे ओपन, 5 इंटू 13 65, 5 इंटू माइनस 2x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 23। यहाँ तक बताओ किसी को कुछ डाउट हो, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। थ्री को उस साइड भेज दिया। यहाँ तक बताओ क्लियर है? फिर मेरे को पेज टर्न करना है, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बताओ लिख के, क्लियर है या नहीं? और कितनी देर वेट करेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है क्लियर है। यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने एक दो स्टेप स्किप करे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 2। स्टेप नंबर 3 भी यहाँ साइड में लिख दूँ, एक ही पेज पर काम हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 सेज कि जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन 1 2 3 में से किसी में भी पुट करो। सो मैं पुट करता हूँ, पुट x इन इक्वेशन नंबर 3। तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x होल अपॉन में 3। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 माइनस 2, x की वैल्यू थी 2 होल अपॉन में 3। 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 इज 9, 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 इज 3। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर? आई गेस सब तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व। सॉल्व का मतलब, सॉल्व का मतलब फाइंड x एंड y। ये है पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन, एंड hence find the value of m for which this is equals to this। पहले तो इन दो इक्वेशन से x और y निकालो और x और y आने के बाद m की वैल्यू निकालो अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो x और y नॉर्मली निकलेंगे, फिर इस स्टेटमेंट में x और y पुट करके m आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारी की सारी हमको देखो फॉर्म करनी है, फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हमें फॉर्म करनी है, फिर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की फॉर्मिंग पार्ट तो मैं करवा दूंगा आपको, लीनियर पे बनाते कैसे हैं एक दो हो सकता है मैं आपको होमवर्क ले दे दूँ। बाकी जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाली चीज़ है, किसी का मुश्किल लगेगा तो करेंगे, अदरवाइज सारा आपका होमवर्क।
ठीक है, किसी को कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस मतलब दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस मीन्स कि अगर हम माइनस करते हैं, इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स बड़ा है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफरेंस बोल रखा है तो बड़े वाला नंबर पहले आएगा, छोटा वाला नंबर बाद में आएगा। तो देखो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी। सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट, इसमें बोला है फाइंड देम मतलब फाइंड द नंबर्स। तो जो भी चीज हमको ढूंढनी है सबसे पहले तो उसको हम करेंगे लेट। आंसर नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हम करेंगे लेट द larger number be x and the smaller number be y। हमको लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर करके दिया हुआ था, तो हमने लार्जर नंबर को x ले लिया, स्मॉलर नंबर को y ले लिया। अब स्टेटमेंट फर्स्ट सेज दैट डिफरेंस बिटवीन दीज इज 26। तो ये बताओ पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 बनेगी या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26। जल्दी से बताओ इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन ठीक है, ये वाली या ये वाली, फर्स्ट या सेकंड। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 बिल्कुल ठीक, ये ठीक है, ये वाली गलत है। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क करा। दूसरा वो बोल रहा था दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है दूसरे वाले से। तो ऑब्वियस सी बात है x, चलो ये भी आप लोग बताओ, x इज इक्वल्स टू 3y या फिर y इज इक्वल्स टू 3x, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट ये होगा, ये नहीं होगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सॉल्विंग पार्ट तो बहुत इजी है, x की वैल्यू सीधा सीधा दे रखी है, x की वैल्यू लेके इस इक्वेशन में डाल दो और y निकल जाएगा। ठीक है ना, आपको ये स्टेटमेंट बना के नहीं दिखानी है, सिर्फ समझाने के लिए था। आप ये दो स्टेटमेंट्स बनाओगे और फिर जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा था पूरा का पूरा सॉल्विंग, वैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री अबव। ओके, और आस्था ने बोला, ध्रुव ने बोला 90 डिग्री से ज़्यादा। और किसी को कुछ बोलना है? 180 डिग्री। अच्छा, और अभी भी सही आंसर नहीं मिला। और कुछ? 360 डिग्री। ओके, देखो जिन्होंने 90 से 180 के बीच में, अच्छा देखो एक एक करके आप लोगों की कंफ्यूजन हटाते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने बोला मोर देन 90, 90 डिग्री से बड़े एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल।
ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल तो नहीं हुआ। फिर ध्रुव ने बोला 90 से 180। ध्रुव, 90 से 180 डिग्री वाले एंगल्स को ही ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है, और 90 से छोटे वालों को एक्यूट एंगल और 90 डिग्री वालों को राइट राइट एंगल। उसके बाद एक बच्चे ने बोला 180 डिग्री। विकास, 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट लाइन पर बनता है एंगल उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। लिखिए 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज होता है सर्कल के अंदर, ठीक है। और अगर आप 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में एंगल्स बोलते हो तो उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दोनों एंगल्स का सम इज 180। कोई एक एंगल नहीं, जिन दो एंगल्स के बारे में बात हो रही है उनका सम इज 180 डिग्री। अब आपको बोला दैट लार्जर वाला पार्ट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, ठीक है ध्रुव। पार्ट नंबर 2, सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेट larger angle be x और smaller angle be y। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज 180 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन लार्जर एक्सीड्स, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, स्टेटमेंट थी लार्जर एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसको धीरे धीरे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लार्जर का मतलब x, एक्सीड्स मतलब बड़ा है, दैट मीन्स माइनस का सिंबल आता है कि x बड़ा है कितना, तो माइनस कर देंगे। स्मॉलर का मतलब y, इसका मतलब इज इक्वल्स टू और 18 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्विंग तो हो जाएगा, इक्वेशन समझ में आई। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। किसी को डाउट हो तो बताओ। जल्दी बताओ आप, एक तो रिप्लाईज बहुत स्लो कर रहे हो आज, इतना भी क्या हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। और पार्ट नंबर 4, 5 और 6 तीनों पार्ट्स अच्छे हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 से मैं वैसे ही रीड कर दूं आपके लिए। बुक्स तो आपके पास होंगी, मैंने व्हाट्सएप करी थी उस दिन। पार्ट नंबर 4, थर्ड पार्ट होमवर्क है, पार्ट नंबर 4। A taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for distance covered। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस of 25 kilometers, for traveling a distance of 25 kilometers। तो सबसे पहले तो हमारे पास दो चीज़ें क्या क्या हैं, हम लेट करेंगे फिक्स्ड चार्ज को
रुपीज एक्स और चार्ज पर किलोमीटर को रुपीज वाई। अब हमको बोला टैक्सी जो है वो एक चार्ज लगाती है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों इंक्लूड हैं उसके अंदर। फिक्स चार्ज का मतलब लेट से आप एक ऑटो में बैठे, आपने ऑटो वाले को बोला कि भैया मैं लेट से आप पीतमपुरा में हो, कि मैं पीतमपुरा में हूँ और मेरे को सरोजनी जाना है। तो ऑटो वाले ने आपको बोला कि देखो आप मेरे ऑटो में बैठे, 50 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाओ, 2 किलोमीटर दूर जाओ, सरोजनी जाओ, चाहे आधे घंटे तक मेरे ऑटो में बैठे रहो, 50 रुपये तो मैं लूँगा ही लूँगा। उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर, मतलब कि आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे, जैसे मान लो 5 किलोमीटर कवर करा तो 5 किलोमीटर के अलग रेट, कि जैसे 1 किलोमीटर के लेट से 10 रुपीज़ लूँगा, तो अगर आप 5 किलोमीटर मूव करा ऑटो में तो 5 किलोमीटर के हिसाब से कितना बन गया, 50 रुपीज़। 10 किलोमीटर्स कवर करा तो 100 रुपीज़। ये दोनों चीज़ें समझ में आई, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज का मतलब कि ऑटो में बैठने का चार्ज, वन टाइम कॉस्ट तो हमने फिक्स चार्ज में दे दी। अब आप जितना किलोमीटर चलोगे उस पर किलोमीटर के हिसाब से भी कुछ चार्जेस हैं, ठीक है। तो इसमें बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105, ठीक है। फॉर 10 किलोमीटर्स वी पेड ₹105। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है फॉर 15 किलोमीटर्स वी पेड ₹115, सॉरी 155, ₹155। तो हमें निकालना है फिक्स चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, और तीसरी चीज़ हमको निकालनी है 25 किलोमीटर्स के लिए कितने रुपीस लगेंगे। 25 किलोमीटर्स के लिए कितना चार्ज लगेगा, ठीक है। अब देखो आप 10 किलोमीटर गए होगे, लेट से आप 10 किलोमीटर गए हो, मैं 5 किलोमीटर एग्जाम्पल बना रहा हूँ, 5 किलोमीटर्स। मैं 5 किलोमीटर्स गया ऑटो में, तो ऑटो वाले ने मुझे क्या बोला कि देखो सर आप फिक्स चार्ज तो मुझे दोगे ही दोगे, वो तो मेरा हक है, वो तो अब मेरे ऑटो में बैठने की कॉस्ट है, वो तो मैं आपसे लूँगा ही लूँगा। प्लस उसके अलावा आप जितना किलोमीटर चले, आप 5 किलोमीटर चले तो 5 किलोमीटर के मैं पर किलोमीटर के चार्ज भी लूँगा। तो जितना 1 किलोमीटर का चार्ज और जितना किलोमीटर में चला, उन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मिला के जो भी आपकी टोटल कॉस्ट पड़ी आप वो मेरे को दे देना, ठीक है। तो 10 किलोमीटर्स का क्या बनेगा, x प्लस 10 बाय, और टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी 105, और यहाँ पर 15 किलोमीटर्स में x प्लस 15 बाई इज इक्वल्स टू 155। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बताओ इसमें कुछ डाउट। ठीक है, पार्ट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है। पार्ट नंबर 5 says a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator।
पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं। लास्ट लाइन सेज फाइंड द फ्रैक्शन। फाइंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। न्यूमरेटर को मैंने x ले लिया, डिनोमिनेटर को मैंने y ले लिया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट बोलती है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. Fraction becomes 9/11 if 2 को ऐड करा हमने इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, n/d इज 9/11 ना। तो न्यूमरेटर था x बट उसमें तो हमने 2 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर था y उसमें भी हमने 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने अगर करा तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू 5+2, ब्रैकेट ओपन, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट हमको क्या बोली, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। हमको सेकंड केस में क्या बोला कि अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर 3 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर के अंदर भी 3 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/6। सो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर 2। इसको भी आप लोग अपने आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें बताओ कोई डाउट या फिर चले आगे। एक लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास। एनी डाउट्स? नो नो। जितने बच्चे क्लास में हैं सब रिप्लाई नहीं कर रहे। जब तक देखो आप लोग रिप्लाई नहीं करते ना तो बिना रिप्लाईज के पता नहीं चल पाता कि आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो मुझे खुद ही एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि समझ में आया होगा नहीं आया होगा। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 सेज, लास्ट की लाइन है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, और दो लोगों के बारे में बात हो रही है, जैकब एंड हिज सन। तो हम लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y एंड ईयर्स, x ईयर्स y ईयर्स। हम यूनिट लगाना कभी नहीं भूल सकते। अब क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट सेज 5 years hence, 5 years hence। hence का मतलब होता है फ्यूचर, 5 साल बाद, आगे आने वाला 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 times his son। 5 साल बाद जैकब की एज
कितनी हो जाएगी, उसके बेटे से 3 टाइम्स ज़्यादा। दैट मीन्स पहले तो बताओ 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी। 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी। ये प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल बाद 5x। देखिए 5x का मतलब हो गया 5 टाइम्स। आप अगर आप अभी अगर मान लो आई गेस आप 15-16 ईयर्स के हो गए, आप 15 ईयर्स के हो, और मैं आपसे बोलता हूँ 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप 5 ऐड करोगे, 5 मल्टीप्लाई करोगे अपनी एज में। इट्स x+5। विल बी का मतलब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स हिज सन। 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय हिज सन। उसके सन की प्रेजेंट एज है y, तो 5 साल बाद, ये पूरा केस 5 साल बाद को चल रहा है, उसकी एज 5 साल बाद हो जाएगी y+5। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद उसने बोला 5 years ago, मतलब कि पास्ट में जाके जैकब जैकब एज वॉज 7 टाइम्स द सन। जल्दी से इक्वेशन बना के बताओ क्या बनेगी। पूरी इक्वेशन सेकंड वाली। ऊपर वाला केस था 5 साल बाद, और केस लिखा हुआ है नीचे है 5 साल पहले। जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी उसके बेटे से। तो स्टेटमेंट इक्वेशन क्या बनी। x-5 = 7, बिल्कुल ठीक आंसर। x-5 = 7 y-5। सॉल्विंग पार्ट आप लोग अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहीं पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। किसी को कुछ और डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ, पूछ सकते हो। मेरी तरफ से चैप्टर टॉपिक आज का होगा। होमवर्क है आपके पास एक्सरसाइज 3.3 ऑल क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को ये जो इक्वेशंस बना के दिखाई हैं, ये कोई मैंने ऐसे ही नहीं बना दिए, बना के दिखानी है। उसके बाद सॉल्विंग वाला पार्ट हम पीछे कर चुके हैं, दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। जल्दी बताओ आज के लिए और कोई डाउट, या आपको कुछ और पूछना हो, अदरवाइज हम क्लास वाइंड अप करते हैं आज।